अपने एक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस खोलना चाहता हूँ और मैंने अपनी बीवी के नाम पे एजेंसी भी ले ली है सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर कि दफ्तर से इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा, छुट्टी के लिए सिफारिश दिलवानी है तो ऐसा बोलो ना भाई। नहीं सर, आप समझे नहीं, मैं सस्पेंड होना चाहता हूँ सर। तो मैं क्या करूँ? सर आप मेरे चेयरमैन से कहकर मुझे 6 महीने के लिए सस्पेंड करवा दीजिए, बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ओह, अजीब आदमी हो भाई। सिफारिश दिलवानी है तो किसी अच्छे काम के लिए दिलवाओ। सर इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? एक तो मुझे आधी तनख्वाह मिलती रहेगी, दूसरा मेरा बिजनेस भी चलता रहेगा और सर बाद में रीइंस्टेट तो हो ही जाऊंगा आपकी दया से। क्या? समझदार डॉक्टर वही है जो नौकरी के साथ साथ अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखे ताकि उन सभी मरीजों को इत्मीनान से देख सके जिनके लिए अस्पताल में उसे कोई टाइम नहीं। मान लो आप अध्यापक हैं, क्लास में आपको विद्यार्थियों से माथा मारने की कोई जरूरत नहीं। क्लास में आराम करिए, शाम को घर पे ट्यूशन पढ़ाइए, नोट कमाइए। डॉक्टर हो या अध्यापक, कैमरामैन हो या एडिटर, मेरी तो एक ही सलाह है सभी के लिए, दफ्तर का काम आप करें ना करें, आपके साइड बिजनेस को कोई घाटा नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सरकारी नौकरी को अपनी हॉबी और तनख्वाह को सिर्फ अपनी पेंशन समझिए। लाइब्रेरी का मकसद ये होता है कि विद्यार्थियों को सारी किताबें मोल न लेनी पड़े। जो जो किताब उन्हें चाहिए इशू करवाएं, पढ़ें, पढ़कर वापस कर दें। लेकिन मेरे हिसाब से फिजूल इतनी किताबों का भार उठाने का क्या फायदा? जो 1-2 पन्ने आपके काम के हैं उन्हें फाड़िए, जेब में डालिए लाइब्रेरी से बाहर, ताकि बाकी की किताब किसी और के काम आ सके। यार अगर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब मिल जाए तो मैं सारा सेमेस्टर उसे वापस ना करूं। वापस नहीं करेगा ना तो 15-20 रुपया फाइन लग जाएगा। फाइन 15-20 रुपए लगेगा ना? वहाँ बाजार में किताब 80 रुपए की है। फिर तो उसे कोई ना कोई इशू करवा के ले गया होगा। अरे मिल गई यार, इसे कहते हैं किस्मत। अब ना मैंने वापस किया इसे। अरे यार इसमें तो ये 60 से 90 तक पेज ही गायब हैं। चलिए किसी और से नोट कर लेना यार। नहीं यार, यही 30 पेज तो हमारे सिलेबस में है। शुक्र है सारी किताब सिलेबस में नहीं है। क्या मतलब? वरना सारी की सारी किताब गायब होती। हाँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो लाइब्रेरी की किताब से पन्ने गायब करना किताब की बेइज्जती समझते हैं। उनका विचार ये होता है, उनका मतलब ये होता है कि अगर गायब करना ही है तो किताब की किताब गायब की जाए। ओफो मास्टर जी, ये क्या कर दिया आपने? आपसे कितनी बार कहा था कि अंदर वाली जेब बड़ी लगाना, आपने फिर इतनी छोटी लगा दी है। जेब तो काफी बड़ी है, आप जरा हाथ डालकर तो देखिए। मास्टर जी मैंने स्पेशली आपको साइज लिखवाया था कि जेब की चौड़ाई 8 इंच और लंबाई कम से कम 10 इंच होनी चाहिए, और वो आधा मीटर कपड़ा भी आपको फालतू दिया था। इतनी बड़ी जेब, वो भी अंदर वाली? ओफो मास्टर जी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आप ऐसा करो, ये किताब रख लो। जेब ऐसी होनी चाहिए कि उसमें इस साइज की किताब आसानी से आ जाए, लेकिन कोट के बटन बंद करने पे बाहर से नजर नहीं आनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस लाइब्रेरी का मैं मेंबर हूं ना, उसकी ज्यादातर किताबें इसी साइज की हैं। लाइब्रेरी की किताब पढ़ते पढ़ते पेन पेंसिल से निशानियां लगा देना, तरह तरह के डिजाइन बना देना, हर पन्ने पे अपने कमेंट्स लिख देना, एक सुलझे हुए पाठक की निशानियां हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किताब लाइब्रेरी की है, उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करें, उसे इस ढंग से पढ़ें कि वो बाद में और किसी के पढ़ने के काबिल न रहे। बेटी, कोई खास किताब ढूंढ रही हो क्या? यस सर, यहाँ एक प्रेमचंद की कहानियों की किताब थी सर। मैं कल ही वापस करके गई थी सर। बेटी, प्रेमचंद के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि उसने जो भी लिखा है कमाल का लिखा है, और इतना नियर टू रियलिटी है कि बस पूछो मत। वो किताब बहुत अच्छी है, जरूर किसी और ने इशू करवा ली होगी। लेकिन सर, मेरी मम्मी ने कहा है कि अगर वो किताब तुम्हें शाम तक भी ना मिले तो उसे ढूंढते रहना बस। धन्य है आपकी मम्मी जिन्हें इतने अच्छे लिटरेचर का शौक है। बेटी, मेरे पास उस किताब की एक पर्सनल कॉपी है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वही दे देता हूँ। सर वो तो ठीक है, लेकिन वो दूध वाले का क्या होगा? है? प्रेमचंद का दूध वाले से क्या संबंध? सर आप समझते नहीं, उसके आखिरी पन्नों पे मेरी मम्मी ने दूध वाले का हिसाब जो लिखा था। अगर आप बीमा अफसर और सर्वेयर को किसी ढंग से पटा लें तो आप छोटे से छोटे एक्सीडेंट का भी भारी क्लेम ले सकते हैं। 10,000 के नुकसान को 20,000 का नुकसान सिद्ध कर देना, ये बीमा अफसर और सर्वेयर की ही करामात मानी जाती है। कहानी कोनी जनाब, आप हुक्म करें।
आपकी गाड़ी का 20,000 तो दिलवा ही देंगे। आप सिर्फ ये याद करके बता दें कि एक्सीडेंट की डेट क्या थी। मिस्टर खुराना, यस सर। वो तो एक माइनर एक्सीडेंट था, कुत्ते से गाड़ी टकराई थी, उससे तो बम्पर भी अच्छी तरह नहीं टूटा। कहानी कोई नहीं जनाब, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है ना, और फिर माइनर को मेजर बनाना तो हमारा काम है। आप हमारे फोटोग्राफर को नहीं जानते। अच्छा। यस सर। मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी? कहानी कोई नहीं जनाब, सारा कुछ हम खुद कर लेंगे। आखिर आपकी पर्सनल गाड़ी है, 2 दिन में चेक आपके हाथ में होगा। बड़ी क्विक सर्विस है आपकी। सर तभी तो कहता हूं कि आप अपनी कारपोरेशन की सारी गाड़ियों की इंश्योरेंस हमारी कंपनी से करवाएं, यानी हमारा भी कुछ थोड़ा हाँ, वो तो हम करवा ही लेंगे। हमारी 100 के करीब गाड़ियां हैं, कुछ यहाँ है, कुछ फील्ड में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा कि 6 महीने में आपका एक और एक्सीडेंट करवा दूं। क्या मतलब? कहानी कोई नहीं जनाब, मेरा मतलब है आपको एक और क्लेम दिलवा दूं। बिना एक्सीडेंट के? कहानी कोई नहीं जनाब, आप एक्सीडेंट की बात करते हैं, हमने तो कई ऐसे दोस्तों को क्लेम दिलवाया जिनके पास गाड़ी ही नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो कई बार आपको महसूस होगा कि फैक्ट्री को चलाने में इतना फायदा नहीं जितना कि उसको जला देने में। तो अब हमें चाहिए रॉ मटेरियल, 20 किलो के करीब पुरानी रबड़, 30 किलो के करीब पुरानी बोरियां और 15 किलो के करीब कागज की रद्दी। सर कहीं से अगर पुराना स्क्रैप और टूटी फूटी मशीनरी मिल जाए तो बेहतर है। उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। डैडी ये कोई नया फॉर्मूला है साइकिल के पार्ट्स बनाने का? बेटे अभी तुझे मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। सर अगर आपकी बात इंश्योरेंस वालों से पक्की हो गई है तो मैं मिट्टी के तेल का इंतजाम करूं? वो मैं कर लूंगा, लेकिन आपने ये वर्कआउट किया है कि कुल कितना खर्चा आएगा फैक्ट्री को आग लगाने में? जी हाँ, 1 लाख रुपए का खर्चा और 3 लाख प्रॉफिट। लेकिन खर्चा कुछ ज्यादा नहीं? सर 70-72 हजार रुपए तो इंश्योरेंस का क्लेम लेने में लग जाएंगे, फिर ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। डैडी ये फॉर्मूला तो बिजनेस मैनेजमेंट की किताब में है ही नहीं। जब से तू एमबीए करके आया है तेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया है। बेटे ये फार्मूले किताबों में नहीं होते। जब से पशुओं की इंश्योरेंस की नई स्कीमें आई हैं, झूठे क्लेम लेने और देने वालों के धंधे को और भी 4 चांद लग गए। इसलिए आप गाय भैंस खरीदें ना खरीदें, लेकिन बैंक से लोन जरूर ले लें। भेड़ बकरियां रखें ना रखें, लेकिन उनकी इंश्योरेंस जरूर करवा लें। क्या हाल है तुम्हारी नई भैंस का रामू काका? बहुत बढ़िया है बिहारी बाबू, जब से ही आई है हमार दिन ही फिर गवा है। हर रोज 200-300 की आमदन हो जात है। अच्छा कितना दूध देत है? दूध दूध तो ही देत ही नहीं। दूध नहीं देत तो का डायरेक्ट आइसक्रीम देत है? अरे भैया इसकी तो डिमांड ही बहुत है, हर रोज कोई ना कोई किराए पर ले जाता है इसको। किराए पे? तो काई शादियों में बैंड के साथ डांस करत है? अरे नहीं बचुआ, लोग को किराए पर ले जाते हैं, इंस्पेक्शन करवाई के इंश्योरेंस करवाई दे है की। फिर का बाद में भैंस को कागजों में मरा साबित करके झूठा क्लेम खुद ले जाते हैं और भैंस हमें वापस कर देता है। अरे वाह भैया, आमदन की आमदन और ऊपर से भैंस अमर शहीद। एक औरत की प्याज काटते हुए उंगली कट गई। उसने सर्वेयर से मिल मिलाकर कंपनी से 20 लाख का क्लेम ले लिया। बात कंपनी के बड़े अफसरों तक पहुंची। उन्होंने सर्वेयर से पूछा, भाई आपने उस औरत की उंगली की कीमत 20 लाख कैसे बना दी? तो उसने कहा, जी आप उसके पति को नहीं जानते, वो 20 लाख की जायदाद का मालिक है। तो उन्होंने पूछा, भाई इससे उसकी उंगली का क्या संबंध? वो बोला, जी इसी उंगली पे तो वो अपने पति को नचाती थी।